चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स का आज हम स्टार्ट ले रहे हैं और इस चैप्टर में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने बात करनी हाइड्रोकार्बन्स के इंट्रोडक्शन की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने आइडिया लेना है कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होते क्या हैं। इंट्रोडक्शन जितना भी हमारे पास है, पेज नंबर 81 पे हमारे पास इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तकरीबन 3 हमारे पास पैराग्राफ हैं। इन तीनों पैराग्राफ में से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए, उन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पॉइंट होगा, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन किया था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ OC मीन्स कि हमारे पास OC ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने डिफाइन किया था, हमने क्या कहा था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन्स और प्लस हमारे पास डेरिवेटिव्स। ये हमने डेफिनेशन की थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या चीज़ है, हाइड्रोकार्बन्स प्लस डेरिवेटिव्स। पॉइंट क्लियर करें, डेरिवेटिव्स किसके, डेरिवेटिव्स हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के। तो हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स को हम नाम क्या देते हैं, उनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ये आइडिया हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमने बात करनी है हाइड्रोकार्बन्स की। क्लियर। अब हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या चीज़ है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। इसमें हमारे पास और कोई भी एटम नहीं होगा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हमारे पास कोई भी एटम आ जाए तो वो हमारे पास क्या, हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। क्लियर हो गया। हमारे पास नेम से भी इंडिकेट करता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो हमारे पास क्या चीज़ है, हाइड्रोजन है, और कार्बन हमारे पास कार्बन। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे, इसमें और कोई भी एटम नहीं होगा। क्लियर। एक और पॉइंट इसमें हम नोट करते हैं, हमारे पास कार्बन जो है, कार्बन के हमारे पास 4 वैलेंसी है जिसको हम टेट्रा वैलेंसी का नाम देते हैं। व्हाट डज इट मीन, हमारे पास कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है और ग्रुप नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और चारों के चारों ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयरिंग से बॉन्ड कौन सा बनेगा, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर हो गया। अब कार्बन के चूंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और चारों के चारों ये शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन हमारे पास कितने बॉन्ड बनाता है, हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है, और इसकी वैलेंसी क्या होती है हमारे पास, इसकी वैलेंसी हमारे पास 4 होती है। इसको हम टेट्रा वैलेंसी भी कहते हैं। ये भी हमारे पास पॉइंट क्लियर। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। अब हमने बात करनी है डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, देखिए हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स को अभी हमने बात की कि हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज़ है। ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स मौजूद होते हैं, इसमें और कोई भी एटम मौजूद नहीं होगा। क्लियर। तो जब हमारे पास हाइड्रोकार्बन से कोई एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा बाय मीन्स ऑफ एनी अदर एटम, तो हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन का क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। क्लियर। हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें मेरे पास है एक हाइड्रोकार्बन जिसका नाम हमारे पास है CH4, ये हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला, इसका नाम हमारे पास मीथेन है। और अगर इसमें हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो हमारे पास ये क्या काम हो जाएगा। देखिए हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन के साथ हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया। साथ हमारे पास क्लोरीन है, मॉलिक्यूल Cl2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल जी लिख सकते हैं हम। बाय मीन्स ऑफ सनलाइट हमारे पास ये रिएक्शन होगा, ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे कार्बन किसी भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कार्बन के पास हमारे पास
अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये एक हाइड्रोजन हमारे पास एक क्लोरीन फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा, जबकि दूसरा क्लोरीन जो हमारे पास फ्री रेडिकल है वो मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब आप देखें हमारे पास ये मेरे पास क्या चीज़ बन गया, 3 हाइड्रोजन हमारे पास लगे हुए जो कि मिथाइल फ्री रेडिकल था पहले, और हमारे पास क्लोरीन यहाँ पे लग गया, साथ हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन होकर HCl बना दिया। अब अगर आप देख रहे हैं, गौर करें थोड़ा सा, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो गई है, एक हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव हो गया, किसके जरिए? बाय मीन्स ऑफ एनी अदर एटम। मैंने क्लोरीन की यहाँ पे एग्जांपल दी है। क्लियर? सो ये हमारे पास क्या चीज़ बन गया, ये हमारे पास बन गया CH3Cl, जिसको हम नाम देते हैं मिथाइल क्लोराइड। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, मिथाइल क्लोराइड, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। क्लियर? हमारे पास डेरिवेटिव बन गया मिथाइल क्लोराइड। डेरिवेटिव अगर आपने देखा होगा, हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो गई है बाय मींस ऑफ एनी अदर एटम, सो हमारे पास क्या चीज़ बन जाता है, डेरिवेटिव्स बन जाता है। एक पॉइंट नोट करें, एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो जाए तो हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा। एक जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। क्लियर? वो आपकी मर्जी है, वो हमारे पास रिएक्शन होता है, रिएक्शन में आपने जितने भी ऐड करवाने। अब सपोज करें इसी मिथाइल क्लोराइड में अगर आप एक और मॉलिक्यूल ऐड करते हैं क्लोरीन का, तो हमारे पास इसमें से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। हमारे पास क्या चीज बन जाएंगे, 3 हाइड्रोजन में से एक और रिप्लेस हो गया तो CH2 हमारे पास बन गया, ये हमारे पास यहाँ पे Cl2 बन जाएगा। क्लियर? ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। क्लियर हो गई हमारे पास बात? सो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की भी बात क्लियर हो गई, डेरिवेटिव्स की भी बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसको मैं रेज कर देता हूं। जी, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे पास होते हैं इसको हम जनरली कहते हैं पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इसको हम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम इसको? पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? अब अगर आपने यहाँ पे सोचा होगा, थोड़ा सा गौर किया करें, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसको नाम क्यों देते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन की है कि हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। बात क्लियर? सो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं उनकी डेरिवेशन किससे होती है? हाइड्रोकार्बन से होती है। जब आप हाइड्रोकार्बन से 1 और मोर देन 1 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे बाय मींस ऑफ एनी अदर एटम, तो आपके पास डेरिवेटिव बन जाएगा। और डेरिवेटिव किससे बनता है? वो हाइड्रोकार्बन से बनता है। तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या हो गया? वो हमारे पास पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, जबकि बाकी हमारे पास क्या हो गया? इनके डेरिवेटिव्स हो गए, वो इनसे डिराइव होते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड, आप एक कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड हमारे पास क्या चीज होता है? वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है। एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की है। सो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर? ये हमारे पास एक और पॉइंट एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जनरली जो हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है, 2 कैटेगरीज हमारे पास आते हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? हमारे पास एक हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स का नाम भी देते हैं। क्लियर? और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारे पास कैटेगोरिकली 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास अल्कीन्स आ जाते हैं और एक हमारे पास क्या चीज़ आ जाते हैं? एक हमारे पास आ जाते हैं अल्काइंस। क्लियर? अब अल्केन्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात हम करते हैं यहाँ पे। अल्केन्स ऐसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होंगे। क्लियर? सिर्फ कार्बन एटम्स की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी हमारे पास कार्बन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स के साथ हमारे पास जितने भी हाइड्रोजन भी अटैच होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होंगे। क्लियर?
अब अनसैचुरेटेड के अंदर कैटेगोरिकली अल्कीन्स हमारे पास आ गया, साथ हमारे पास क्या चीज आ गए, साथ हमारे पास अल्काइंस भी आ गए। अब अल्काइंस क्या होते हैं, अल्काइंस हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड लाजमी मौजूद होगा, 1 डबल बॉन्ड लाजमी मौजूद होगा। 1 से ज्यादा भी हमारे पास हो सकते हैं लेकिन 1 हमारे पास कंपलसरी है, जरूरी है। पॉइंट क्लियर करें, ये 1 डबल बॉन्ड किसके बीच में मौजूद होगा, ये 1 डबल बॉन्ड हमेशा होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, कोई भी 2 कार्बन एटम्स हैं उसके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर, किसी और के बीच में कार्बन के अलावा किसी और के साथ अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसको हम अल्कीन्स का नाम नहीं दे सकते, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जरूरी है। ठीक, सो अल्काइंस हमारे पास तीसरा आ गया। अल्काइंस हमारे पास क्या चीज़ है, अल्काइंस हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें एटलीस्ट हमारे पास 1 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लाजमी मौजूद होगा। 1 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 1 कंपलसरी है, 1 ज़रूरी है। क्लियर, ये ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में मौजूद होगा, ये जस्ट लाइक अल्कीन्स हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में मौजूद होना चाहिए। क्लियर, सो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की ये एक सिंपल सी हमने क्लासिफिकेशन की है। आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन जो हमारा आएगा उसमें हम डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। सो हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसको हम अल्केन्स का नाम भी देते हैं, और इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कैटेगोरिकली अल्कीन्स प्लस अल्कीन्स इसमें हमारे पास एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा कार्बन कार्बन के बीच में। अल्काइंस में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। सो ये हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक और हमारे पास जो टाइप है, टाइप नंबर 4, वो हमारे पास होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास रिंग मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं, सपोज करें आपके पास ये बेंजीन रिंग इसमें मौजूद है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। क्लियर, ये एरोमेटिक जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड हमारे पास है जिसको हम एरोमा का नाम देते हैं। आई थिंक ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है, मुझे सही तरह कन्फर्म नहीं है। और एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंट स्मेल। ठीक है, सो ये जितनी भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं सबकी हमारे पास एक स्मेल होती है, फ्रेग्रेंट किस्म की स्मेल होती है। क्लियर, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें आपके पास एक इस किस्म का रिंग मौजूद होगा, उसको हम क्या नाम देंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और ये जो हमारे पास एरोमेटिक है ये हमारे पास इस 10th की बुक में सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्लियर, सो हमारी सारी डिस्कशन नेक्स्ट जो चैप्टर में होगी वो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, वो हमारे पास है कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ये। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। देखें, आपने क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 में केमिकल बॉन्डिंग का हमारे पास चैप्टर है, उसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स में डिस्कस किया हुआ था। एक हमारे पास होता था पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और एक हमारे पास होता था नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बनेगा हीट्रो एटम्स के बीच में। हीट्रो एटम्स हम किसको नाम देते हैं, हीट्रो मीन्स डिफरेंट। सो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, हमेशा हीट्रो एटम्स के बीच में बनेगा। और हीट्रो एटम्स ये हमारे पास एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि हीट्रो एटम्स के बीच में अगर बनेगा तो इसमें जो हमारे पास एक एटम होगा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर, देखें मैं एक एग्जांपल दूंगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। सिंपल एग्जांपल हमारे पास है HCl। अगर आपने गौर किया हो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसने डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब ये हमारे पास क्लोरीन का जो 7वां इलेक्ट्रॉन है
और हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं, हमारे पास क्या चीज़ बना लेते हैं, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। और ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबरिंग के बेस पे ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास है। क्लियर? इससे हमारे पास हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन का हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी बात करेंगे कि ये कौन सा बॉन्ड है, ये हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है 3.2, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है 2.2। क्लियर? सो हमारे पास क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस चीज को कहते हैं, कोई भी एटम है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा जो अट्रैक्ट करता है, इस एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्या काम करेगा, ये हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब जब ये अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो रिजल्ट में क्लोरीन कौन सा चार्ज गेन करेगा, पार्शियल नेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो कौन सा चार्ज गेन करेगा, वो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। क्लियर? अब ये जरा पॉइंट क्लियर करें, ये जो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, बेसिकली ये हमारे पास कोई चार्जेस नहीं है, ये जस्ट हमारे पास चार्ज की फीलिंग्स है। क्लियर? चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर पे नेगेटिव चार्ज होता है, अब क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, सो इस इलेक्ट्रॉन पेयर के करीब आने से क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्जेस की फीलिंग आने लग जाती है। और चूंकि नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन से नेगेटिवली चार्ज थोड़ा सा दूर जा रहा है, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की फीलिंग्स को फील करता होता है। क्लियर हो गया हमारे पास ये पॉइंट? सो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की वजह से हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये पोल्स हमारे पास डिवेलप हो जाते हैं, पोलैरिटी हमारे पास डिवेलप हो जाती है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते होते हैं। क्लियर? कंडीशन मैंने क्या बताई है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की, कि हमारे पास ये हमेशा हेटेरो एटम्स के बीच में बनता है और उसमें से एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी के कंपेरिजन में थोड़ी सी क्या होती है, हमारे पास ज्यादा होती है। क्लियर? दूसरा हम एक्सप्लेन करते हैं, वो हमारे पास है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसकी अगर हम सिंपल बात करेंगे, एग्जांपल से हम बात स्टार्ट करते हैं। सपोज करें हमारे पास, बल्कि उससे पहले एक पॉइंट सुने, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमारे पास आप कह सकते हैं कि 97% जो है वो होमो एटम्स के बीच में बनता है, सेम एटम्स के बीच में। जैसे आपके पास H2 है, इसमें भी हमारे पास क्या चीज़ है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। आपके पास जो O2 है, ये भी हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, होमो एटम्स है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों सेम है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। इस तरह हमारे पास F2Cl2 हमारे पास Br2 है, Br2 है हमारे पास, इस तरह हमारे पास N2 है। सो ये सारे के सारे हमारे पास क्या चीज़ हैं, होमो एटम्स हैं, और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे मैं सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ H2 की। आप देख रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों हाइड्रोजन्स की डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सो क्या कर लेते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें हमारे पास देखें अगर आप, हाइड्रोजन की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले की, इतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस हाइड्रोजन की भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमारे पास कोई फर्क नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमारे पास कोई फर्क नहीं है, सो ये हाइड्रोजन जितना इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन भी उस इलेक्ट्रॉन पेयर को उतना ही अट्रैक्ट करेगा। रिजल्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ अपनी जगह पे रहेगा, ये हमारे पास न इस हाइड्रोजन के करीब जाएगा न उसके करीब जाएगा। जब ये किसी के करीब नहीं जाएगा, हमारे पास पोल्स मतलब के पार्शियल पॉजिटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव इस किस्म के पोल्स डेवलप नहीं होंगे, पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। जब हमारे पास पोलैरिटी डेवलप नहीं होती तो उसको हम क्या कहते हैं, तो हमारे पास नॉन पोलर मीन्स के पोलैरिटी डेवलप नहीं हो रही यहाँ पे, इस किस्म के बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। क्लियर? ये हमारे पास थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तकरीबन 97% किसके बीच में बनता है, ये हमेशा हमारे पास बनता है होमो एटम्स के बीच में। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन को देखें, इस दूसरी कंडीशन से हम बात को आगे लेके जाएंगे। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि होमो एटम्स 97%,
लेकिन 3% केसेस ऐसे हैं जो ये हीट्रो एटम्स में भी बनता है। अब आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि हीट्रो एटम्स अगर होंगे तो उसमें हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, पोलर बनेगा, लेकिन होमो एटम्स के बीच में भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन ये है कि वो जो हीट्रो एटम्स हैं वो जो कंबाइन हो रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है वो तकरीबन सेम होनी चाहिए। क्लियर हो गया। और यही तो हमारे पास केस है हाइड्रोकार्बन्स में। क्लियर। अगर आप देख रहे हैं, सपोज करें मैं CH4 की एग्जांपल ले लेता हूं, ये मेरे पास CH4 है। हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि कार्बन चूंकि बिलोंग कर रहा है ग्रुप नंबर 4 से, सो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन का आप सबको पता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सो ये हाइड्रोजन, इसका ये इलेक्ट्रॉन, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए, क्या चीज बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास कार्बन का और हाइड्रोजन का शेयर हो गया, हमारे पास क्या चीज बन गए, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट। अगर आपने गौर किया है, कार्बन का भी हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 + 2 4 + 2 हमारे पास 6 + 2 हमारे पास 8। ये बात हमारे पास क्लियर हो गई। अब ये जितने भी हमारे पास बॉन्ड है, ये चारों के चारों बॉन्ड क्या है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसे, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कार्बन की है तकरीबन उतनी हमारे पास हाइड्रोजन की भी है। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेरेबल है, तकरीबन सेम है, सो ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जितना अट्रैक्ट करेगा उतना ही हाइड्रोजन इसको अट्रैक्ट करेगा। रिजल्ट में क्या होगा, सेम वही H2 वाला केस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी के करीब नहीं जाएगा, किसी के करीब नहीं जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के पोल्स डेवलप नहीं होंगे, पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। पोलैरिटी डेवलप जिसमें नहीं होती वो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सो ये हमारे पास सिंपल एक जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, हाइड्रोकार्बन्स चूंकि नॉन पोलर हैं, सो ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के फिजिकल स्टेट्स की। हाइड्रोकार्बन्स की फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, किताब में भी ये पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है। इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये हमारे पास 2 फिजिकल स्टेट्स में, तीसरे में भी हो सकते हैं। हमारे पास या तो गैस या फिर प्लस हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड्स। क्लियर। और तीसरा जो हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास ये सॉलिड्स के फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, सॉलिड फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। सो गैस, वोलेटाइल लिक्विड्स प्लस हमारे पास सॉलिड्स। अब कौन से हाइड्रोकार्बन्स गैस होते हैं, कौन से वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, कौन से हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मोलिकुलर मास बहुत कम होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, वो हमारे पास गैस की फॉर्म में होते हैं। सपोज करें हमारे पास मीथेन है, हमारे पास इथेन है, C2 हमारे पास H6 है। ये लो मोलिकुलर मास हाइड्रोकार्बन्स हैं और रूम टेम्परेचर पे हमारे पास ये क्या होते हैं, कौन से फिजिकल स्टेट में, गैस की फॉर्म में हमारे पास होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स, अच्छा वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल हम उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस लिक्विड को हम कहते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे खुद ब खुद इवेपोरेट होता है। पॉइंट को नोट करें, मैंने वर्ड बोला है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर हमारे पास नहीं है, बाय मीन्स ऑफ हीट जो है वो आप किसी भी लिक्विड को, किसी भी को तो नहीं, सब खैर हम कह सकते हैं, लेकिन बाय मीन्स ऑफ हीट आप लिक्विड को इवेपोरेट कर सकते हैं। जैसे वाटर है, इसको आप हीट देती जाएं, एट द एंड हमारे पास इवेपोरेट हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो ऐसे लिक्विड्स जो कि रूम टेम्परेचर पे बगैर हीट दिए हमारे पास ये खुद ब खुद इवेपोरेट होते हैं, उसको हम नाम क्या देते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल जो है ये हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड है, इसी तरह स्पिरिट जो हमारे पास है ये भी वोलेटाइल लिक्विड है। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका जो हमारे पास मोलिकुलर मास होता है, मॉडरेट मोलिकुलर मास होता है, ना तो ज्यादा हो ना हमारे पास बिल्कुल कम हो, लो मोलिकुलर मास भी ना हो और हमारे पास बहुत ज्यादा मोलिकुलर मास भी ना हो, हाईयर मोलिकुलर मास भी ना हो। सो ऐसे
हाइड्रोकार्बन जिनका मोलिकुलर मास मॉडरेट होता है उसको हम नाम क्या देते हैं, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये वोलेटाइल लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और हम कह सकते हैं हमारे पास जो हेक्सेन है C6 और हमारे पास H14 जो हमारे पास एक किताब में लिखा हुआ है कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। सॉलिड्स ये कौन से हाइड्रोकार्बन हैं, हायर मोलिकुलर मास जितने भी हमारे पास हैं हाइड्रोकार्बन वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। सो इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन में लास्ट जो हमारा पॉइंट है कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ इस पॉइंट को, लेकिन हम हल्की हल्की बात दोबारा कर लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स जो है ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, चूँकि हमारे पास ये क्या चीज़ है, कोल गैस है, हमारे पास पेट्रोलियम है, इन चीज़ का हमारे पास ये सोर्सेज हैं इनके बेसिक हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के। सो हम इनको क्या कहते हैं, हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं। और ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं ये सिर्फ एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल बनाने के लिए ये हमारे पास स्टार्टिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं और उन केमिकल्स को फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बाकी इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास प्लास्टिक्स हैं, किताब में लिखा है सिंथेटिक रबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, हमारे पास फर्टिलाइज़र्स वगैरह, इन चीज़ों के बनाने में उन केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। और वो जो केमिकल्स होते हैं उनके बनाने में हेल्प कौन करता है, वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हेल्प करते होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स और इंट्रोडक्शन हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन का।